Hi dost, we are very close to completing our UPSC CDS geography section, geography section of previous year question. Again welcome back to UPSC Diary PYQ Club. आज हम लोग डे 19 पे हैं जो कि 2024 का जो फर्स्ट पेपर था उसके ज्योग्राफी सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे. राइट, ये हमारा पार्ट है यूपीएससी ऑल एग्जाम PYQ डिकोड सीरीज का, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आ सकता है और कितनी बार आया हुआ है वो मैं ऑलरेडी हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ. राइट, तो ये है और ये पार्ट है हमारे किसका, डेली प्रैक्टिस PYQ प्रैक्टिस सेशन का, जिसे आप एकदम एफर्टलेसली आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एट फर्स्ट क्या करता हूँ मैं कि PDF जो है इस टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, नए हो तो यहाँ से PDF दे देता हूँ और फिर शाम को वीडियो एक्सप्लेनेशन भी इसका अपलोड कर देता हूँ. तो यू कैन प्रैक्टिस इट एंड अगेन सी द सोल्यूशन, नॉट ओनली द सोल्यूशन बट इसमें सिर्फ आंसर नहीं देखना है, बाकी ऑप्शन क्यों दिया था उसी क्वेश्चन में, उससे रेलेवेंट चीज़ें हमें देखनी है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे क्या फर्दर क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे हैं. और इसको आप मेरे टेलीग्राम पे 4-5 सेक्शन है जिसमें आप CDS NDA 2026 वाले सेक्शन में आप इसको देख सकते हो. राइट, अब ये यूज़फुल सिर्फ NDA CDS के लिए नहीं होगा, आगे आने वाले CAPF एग्ज़ाम, UPSC CSE एग्ज़ाम्स प्री वाला और फिर NDA के एग्जाम्स, ये सबके लिए यूज़फुल होगा. तो एनीवन हु इज़ लुकिंग एट दिस वीडियो, डू फॉलो द सीरीज, यू विल बी गेट वेरी बेनिफिशियल. हर एग्जाम के बाद से मैं क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया हुआ है, आई विल शो यू आफ्टर द एग्जाम कि देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द वैल्यू एडिशन. इस वीडियो में हम लोग देखो आप कितने पिक्टोरियली हमने देखा है ये सारी चीज़ें, आगे भी देखेंगे, सारे पिक्टोरियल देख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा. राइट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना. ये हमारा CDS 2024 का सेशन है और पहला क्वेश्चन ही है जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ कि पूछ रहा है कि व्हाट इज ग्लोबल डिमिंग, ग्लोबल विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्लोबल डिमिंग. शुड आई शो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलेवेंस ऑफ दिस क्वेश्चन. ये देखो PYQ CDS 2023 का क्वेश्चन 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. हमने स्टार्ट किया था सीरीज 2015 से ताकि हमारी सीरीज कंप्लीट हो. जैसे ये कंप्लीट होता है विल बैक ट्रैक अगेन. हमारे पास 2007 से लेकर 2025 तक सारे PYQ हैं, सारे सब्जेक्ट के, CDS CFF सबके. ठीक है, तो पहले तो 2015 से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ईच पेपर जो है 2 बार होता है CDS का और इट विल टेक 20 वीडियोज़, तो इसलिए हमने थोड़ा बैक ट्रैक अभी नहीं किया है. बट आई विल शो यू 2013 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्लोबल डिमिंग. ग्लोबल डिमिंग से रिलेटेड कौन सी है, तो इसमें ऑप्शन देखो कि फॉल ऑफ टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट्स. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर नहीं होगा. ठीक है, एटमॉस्फेयर ग्लोबल डिमिंग तब होता है जब टेम्परेचर में ये होता है, इंक्रीज होता है, टेम्परेचर में फॉल होता है और इसकी वजह से पार्टिकुलेट जो होते हैं वो इंप्रूव हो जाते हैं, जो कि ऑप्शन डी में है. राइट आंसर ऑप्शन डी है. अब देखो सी क्या है कि कह रहे हैं कि राइज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगेन प्रेशर की बात तो है ही नहीं ग्लोबल डिमिंग में. यहाँ पे कह रहा है राइज ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे राइज ऑफ टेम्परेचर की वजह से नहीं जबकि फॉल ऑफ टेम्परेचर की वजह से होता है. तो ग्लोबल डिमिंग में 2 चीज़ें याद रखनी है. एक तो ग्लोबल डिमिंग किससे एसोसिएटेड है, टेम्परेचर से एसोसिएटेड है. सेकंड इसमें क्या है कि इसमें टेम्परेचर क्या होता है, फॉल करता है. ये 2 चीज़ें याद रखनी है. नाउ यहाँ पे देखो सोलर रेडिएशन एंड थर्मल, इसका पिक्टोरियली अंडरस्टैंडिंग देखते हैं. यहाँ पे कूलिंग फेनोमेना, ग्लोबल डिमिंग क्या होता है कि ग्लोबल डिमिंग is a cooling phenomena caused by increased atmospheric particulates reflecting sunlight back into the space before it reaches the surface. यही चीज़ें दिए हुआ है. कूलिंग फेनोमेना है जिसमें फॉल ऑफ टेम्परेचर होता है और ये इंक्रीज एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट, जो भी पार्टिकुलेट होते हैं उसके नंबर्स जो है वो बढ़ जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40. ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला. अरेबियन पेनिनसुला में कितने कंट्रीज़ हैं वो हम देखेंगे, बट इसमें कौन सा पार्ट नहीं है वो मैं बताता हूँ कि इसमें जॉर्डन जो है अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं होता है. नाउ वी हैव अदर ऑप्शन, लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं कि अरेबियन पेनिनसुला में टोटल कितने कंट्रीज़ हैं. 7 कंट्रीज़ हैं. कौन कौन से, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, UAE, बहरीन, कतर एंड कुवैत. ये देखो ये जो है यहाँ पे ओमान है, यमन है, UAE है, कतर है, कुवैत है, सऊदी अरबिया है और यहीं पे ये टोटल कितने हुए, 7 कंट्रीज हो गए. ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे आप, वैसे तो पिक्टोरियली याद रखनी चाहिए बट आपको पता होना चाहिए कि GCC कंट्रीज कौन कौन से हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कंट्रीज कौन कौन से हैं, उससे आप याद रख सकते हो. जैसे कि एक ट्रिक था, शायद आई गेस यहाँ पे एप्लीकेबल हो, QUOBKS, क्यूबिकस ऐसे करके था. ठीक है, अब ये क्या है कि Q से कतर हो जाएगा, U से UAE, O से ओमान, B से
बहरीन, के से कुवैत और एस से सऊदी अरबिया और एक यमन था, ठीक है, वाई से। तो नहीं, वाई से नहीं, एक्चुअली ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का ये मेंबर्स, ये कंट्रीज जो है जीसीसी के मेंबर्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्लस जीसीसी प्लस आई टू कौन सा है, एक है ईरान और एक है इराक, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा में एक यमन है, यहाँ पे देखो ये गल्फ काउंसिल, ये है गल्फ ऑफ पर्सिया या पर्शियन गल्फ है, इसीलिए इसको जीसीसी मेंबर कहा जाता है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसके अराउंड जितने भी कंट्रीज हैं सारे। तो आपको जीसीसी का भी पूछ दे कि विच ऑफ द कंट्रीज आर नॉट द मेंबर ऑफ जीसीसी, तो याद रख सकते हो आप ऐसे इस क्यूबिकस वाले ट्रिक से, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज आर करेक्ट। तो अंटार्कटिका के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट है कि इट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कंपेयर टू ऑल अदर कंटिनेंट, ठीक है। माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कंटिनेंट, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि अगर सबसे हाईएस्ट एलिवेशन, एवरेज एलिवेशन देखा जाए एज कंपेयर टू ऑल अदर कंटिनेंट, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अंटार्कटिका का जो है हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन है। नाउ माउंट विंसन जो है ये कहाँ का है हाईएस्ट पीक, तो अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक है। अब इसको याद रखना है कि बाद में बोल दे कि माउंट विंसन इज अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ये बात गलत है। इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका, ये याद रखने वाली चीज़ है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और राइट आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ पे देख लीजिए आप मैप में, यहाँ पे माउंट विंसन जो है हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका का, राइट। और इसका हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन क्यों है, ड्यू टू आइस शीट। अब रीजन भी पूछ सकता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन में कि हाईएस्ट दे दे कि हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन तो है, बट रीजन आपको नहीं पता है, तो याद रखना कि आइस शीट की वजह से हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन है इसका इन कंपेयर टू अदर कंटिनेंट, ठीक है। यही दिया हुआ है यहाँ पे भी। नेक्स्ट है 44 नंबर, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोकोनट प्रोडक्शन इन लक्षद्वीप इज आर करेक्ट। पिछले साल न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म को लेकर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था 2024 में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज हाईएस्ट इन इंडिया, ऑयल कंटेंट इन नट्स इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर हाईएस्ट है इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज लक्षद्वीप का, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे होता है। नाउ ऑयल कंटेंट इन नट्स इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ये भी बात बिल्कुल सही है कि ऑयल सबसे ज़्यादा नट्स वाले इन नट्स वो हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इन द कोकोनट प्रोडक्शन, राइट। तो सी राइट आंसर हो गया 1 और 2। यहाँ पे देखो प्रोडक्टिविटी लीडर लक्षद्वीप है और ये हाईएस्ट कोकोनट प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडिया है, एंड साथ में साथ इसका कोकोनट का ऑयल कंटेंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। 45 नंबर हम देखते हैं। 45 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैरियर आइलैंड इज आर करेक्ट। अब नाउ बैरियर आइलैंड हमें पता होना चाहिए कि ये है कहाँ पे, ठीक है, और फिर उसके बाद से स्टेटमेंट देखते हैं। बट लेट्स सी, दीज आर ए स्मॉल चैन ऑफ सैंड्स आइलैंड दैट फॉर्म ऑफशोर फार फ्रॉम द कोस्ट। ये स्टेटमेंट जो है फार फ्रॉम द कोस्ट वाला, ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ सा दिख रहा है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। लगून और सैलोअर मार्सेस सेपरेट द बैरियर आइलैंड फ्रॉम द मेनलैंड, बिल्कुल बात सही है। लगून और सैलोअर मार्सेस जो हैं ये सेपरेट करते हैं किसको, द बैरियर आइलैंड्स फ्रॉम द मेनलैंड। सच लोकेशन आर हजार्डस फॉर सेटलमेंट बिकॉज दे आर इजिली स्वेप्ट अवे बाय द स्टॉर्म एंड हुरिकेन्स, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका 2 और 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे बैरियर आइलैंड क्या होता है, ये है अपना मेनलैंड, कोस्टल इलाके का बेसिकली ये पिक्टोग्राफी है। मेनलैंड ये हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा पानी आ जाता है बिकॉज ऑफ समुद्र वाला, एंड इधर से भी थोड़ा सा ड्रेन होकर आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है लगून या मार्श टाइप का एरिया बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा अपलिफ्टेड लैंड रहता है उसको, ठीक है। जैसे आप चिल्का में देखोगे या फिर बाकी वाले आसपास में देखोगे, यहाँ पे पुलिकट लेक में देखोगे स्पेशली, तो वहाँ पे ये सरफेस देखने को मिलेगा। ये इसको क्या बोलते हैं, बैरियर आइलैंड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे ये किस चीज़ का डिपॉजिट होता है, ये सैंड डिपॉजिट होता है, या फिर समटाइम्स वो सेटलमेंट जो बोलते हैं जो लेकर आता है रिवर्स, वो सब सारी चीज़ें के लिए होता है। यहाँ पे वार्निंग जोन, यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं बैठ पाता है। क्यों नहीं बैठ पाता है कि हजार्डियस सेटलमेंट जोन होता है यहाँ पे वल्नरेबल, क्योंकि ओशन है यहाँ पे। अब ओशन से सुनामी हो गया, ह्यूरिकन हो गया, ये सब सारे काइंड ऑफ जो है स्टफ वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो कोई बैरियर भी नहीं दिखेगा, इसलिए ये डेंजर जोन होता है और यहाँ पे रहा नहीं जा सकता। अब ये कह रहे हैं कि दे आर स्मॉल चैन ऑफ सैंड आइलैंड दैट फॉर्म ऑफ शोर फार फ्रॉम द कोस्ट। ये फार फ्रॉम द कोस्ट नहीं होता है,
ये क्लोज होता है, क्लोज टू द कोस्ट, ठीक है। ओके, नाउ 46 नंबर देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। क्लाउड का टाइप हम लोग ऑलरेडी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार किए हैं और अभी भी हम देखेंगे कि क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है किसी भी क्लाउड के टाइप में। हाई, थिन एंड पॉफी विथ वाइट क्लाउडी ऑफ आइस क्रिस्टल। देखो सबसे पहला चीज़ कि जैसे ही आइस क्रिस्टल दिखे तो दो चीज़ें ध्यान में आनी चाहिए। एक तो या तो ये साइरस होगा, ठीक है, या फिर साइरस के साथ कुछ और मिला होगा, राइट। साइरस प्लस सम अदर क्लाउड्स। अब ये कह रहे हैं कि हाई भी है, थिन भी है, पॉफी वाइट भी है क्लाउड्स, ठीक है, डेट लुक्स लाइक रिपल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी दो ऑप्शन में से हमें चेक करना है कि या तो साइरस या साइरस प्लस सम अदर मिक्सअप। नाउ दे अपीयर बिटवीन 20,000 फीट एंड 40,000 फीट अबोव दी अर्थ सर्फेस, ठीक है। ये आइस क्रिस्टल वाला काफ़ी ऊपर होते हैं, साइरस ऑप्शन में होना चाहिए। वन ऑफ इट्स टाइप इज कॉल्ड मैकेरल स्काई बिकॉज द क्लाउड्स रिसेंबल लार्ज फिश स्केल्स। यहाँ पे देखो मैकेरल स्काई कब बोलते हैं, जब क्लाउड रिसेंबल करता है लार्ज फिश स्केल्स, स्पेशली व्हेन दे आर कलर्ड पिंक एट सनसेट। अच्छा, ये सनसेट के टाइम पे इसका कलर पिंक देखने लगता है जब भी कोई भी क्लाउड के टाइप का। तो आप देखते हो कभी कभी काफ़ी ऐसे होता है। और मैकेरल स्काई, जैसे एक बार क्या हुआ था कि जब भूकंप आया था तो उस टाइम पे, यानी कि काठमांडू वाला, तो उस टाइम पे क्लाउड शाम को काफ़ी डिफरेंट देखने को मिला था, एकदम रेड सा था वैसे टाइप का। और ये मैकेरल स्काई के टाइप में देखने को मिला। हम लोग बोलते थे कि मतलब ये डेंजर जोन में, अभी भी कभी कभी देखने को मिलता है, तो ऐसा रॉन्ग इंट्यूशन आता है अपने अंदर। तो ये था। अब देखो ये मैकेरल स्काई ऑलरेडी कब पूछा है, ऑलरेडी पूछ चुका है एनडीए का जो सेकंड पेपर होता है 2012 में, उस टाइम पे मैकेरल स्काई के बारे में ऑलरेडी पूछ चुका है। तो ऐसे स्टेटमेंट को आप कोई भी नहीं पढ़ता, मैकेरल स्काई कहाँ एनसीईआरटी में दिया होगा। बट टू बी ऑनेस्ट ऐसे पीवाईक्यू से आप क्वेश्चन उठा सकते हो, एक एग्जाम्स का दूसरे एग्जाम से, जो भी उसके लेवल का होगा, तो रेलेवेंस और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और ये सबसे बेस्ट सोर्स होता है पीवाईक्यू टू एक्सट्रैक्ट द नॉलेज ऑफ एग्जामिनर्स एंड ऑल। अब हमें तीन चीज़ मिल गई। अब मैंने बोला था कि साइरस होगा अपने ऑप्शन में, क्यों होगा, बिकॉज ऑफ साइरस कैरीज आइस क्रिस्टल्स। अब यहाँ पे पहले में देखो ऑल्टो स्ट्रेटस में साइरस नहीं है, नहीं होगा। यहाँ पे देखो साइरो है, साइरो प्लस स्ट्रेटस, ओके, एक ऑप्शन हम देखते हैं। ऑल्टो और क्यूमुलस ये नहीं होगा, और साइरो और क्यूमुलस यहाँ पे डी ऑप्शन। अब देखो स्ट्रेटस के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस में बताया हुआ है कि ये लो क्लाउड होता है, ठीक है, ये लो क्लाउड होते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये 20,000 से लेकर 40,000 फीट तक ऊपर जाते हैं। और क्यूमुलस का हमें पता है कि क्यूमुलस जो है ये फैदरी होते हैं और ये बहुत हाइट तक जाते हैं, लाइक टावरिंग इनका शेप होता है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर कैसे हो गया, डी। आप देख रहे हो कि कैसे मतलब प्रीवियस एक्सप्लेनेशन और सारे वर्ड ब्रेकडाउन से आप इस चीज़ को आंसर पे पहुँच सकते हो, ठीक है। यही था, दो ऑप्शन में था, आइदर साइरस या फिर साइरस प्लस सम अदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, राइट आंसर साइरस प्लस सम अदर, साइरस क्लाउड, साइरस प्लस क्यूमुलस, दो मिलके साइरो क्यूमुलस बनाए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्टोरियली आप देख लो साइरो क्यूमुलस क्लाउड कैसे होते हैं। ऐसे ये 20,000 से लेकर 40,000 फीट अबोव देखने को मिलता है। कंपोजिशन आइस क्रिस्टल का होता है बिल्कुल। अपीयरेंस जो है रिपल या फिश स्केल टाइप में यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि मैंने बताया कि ऑल्टो, जहाँ पे भी जिसके नाम के आगे ऑल्टो आ जाए वो कैसा होता है, मिडिल टाइप ऑफ क्लाउड होता है। स्ट्रेटो आ जाए लोअर या फिर फ्लैट बेस होता है। ये लोअर, जैसे 3 लेवल हुआ ना, यहाँ पे लोअर हो गई, ये मिडिल हो गया और ये हाई। तो लोअर लेवल पे स्ट्रेटोस क्लाउड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और मिडिल में देखने को कौन सा मिल जाएगा, मिडिल में अल्टो, और हाई में कौन सा देखने को मिलेगा, साइरो, ठीक है। तो इसको याद रखना। जैसे यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि अल्टो स्टेटस है, तो अल्टो स्टेटस क्या हुआ, ये मिडिल क्लाउड हो गया, ठीक है। साइरो स्टेटस क्या हो गया, ये हाई क्लाउड हो गया। ये अल्टो क्यूमुलस क्या हुआ, ये भी मिडिल क्लाउड हो गया। तो ऐसे यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। आई होप कि यू आर अवेयर ऑफ दिस, और नहीं हो तो यहाँ से याद कर लेना, राइट। 47 नंबर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है उसके बेसिस पे ड्रेनेज पैटर्न को हमें देखना है। ड्रेनेज पैटर्न ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। और ये क्या है कि इट रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रीम्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन, ठीक है, पैटर्न ऑफ स्ट्रीम्स एंड ट्रिब्यूटरी, सबसे कॉमन है, ये चीज़ ध्यान में आना चाहिए कौन सा है। नाउ इट ऑकर्स इन एरियाज ऑफ यूनिफॉर्म रॉक टाइप एंड रेगुलर स्लोप, ठीक है, बेसिक स्टेटमेंट है। द मैप और एरियल फोटोग्राफी शोज ए पैटर्न लाइक द वेंस। अब यही तो कैच है,
अगर आपने जितने भी ड्रेनेज पैटर्न के रूप में आपने देखा होगा कोई चीज़, ठीक है, पढ़ा होगा, तो उसमें वेंस या ट्री लाइक शेप जो बताता है वो किसका होता है, वो बेसिकली डेंड्रियाटिक का होता है, ठीक है। रेडियल का क्या होता है कि इट्स फ्लो फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, यहाँ पे एल है ना, तो एल से याद रखना कि ऑल द डायरेक्शन, यहाँ पे टॉप से बाहर जब निकलेगा तो ऑल द डायरेक्शन। एग्जाम्पल इसका अमरकंटक, ठीक है। ट्रेलिस जो है यहाँ पे डबल एल है, तो यहाँ पे पैरेलल टाइप में दिखेगा कि 90 डिग्री पे आके वो करे, ठीक है। सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल में क्या होता है कि चारों बगल यहाँ पे माउंटेन है, ठीक है, और इसके बीच में माउंटेन से जब आएगा पानी एक बीच में, तो इसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। और ये सेंट्रीपिटल का एग्जांपल जो है वो लोकटक लेक यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सा हुआ, यहाँ से याद रखो, डेंड्रियाटिक हुआ, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रीम्स वो डेंड्रियाटिक है। ये कहाँ से निकलता है, ऑकर्स फ्रॉम इन एरियाज ऑफ यूनिफॉर्म रॉक, जहाँ पे टाइप देखने को मिलेगा या रेगुलर स्लोप देखने को मिलेगा, वहाँ पे डेंड्रियाटिक पैटर्न देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये मैप और एरियल फोटोग्राफी शोज ये पैटर्न लाइक वेंस और ऑन ए लीफ, ठीक है। स्मॉलर स्ट्रीम ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट एन एक्यूट एंगल, यहाँ पे एक्यूट एंगल वाली सीन भी याद रखना। और ट्रेलिस में यहाँ पे 90 डिग्री वाला याद रखना, ठीक है, परपेंडिकुलरली ज्वाइन करता है। ये देखो एक्चुअली ड्रेनेज पैटर्न, इसका एग्जाम्पल है कि ये जो ट्रीज टाइप शेप है, और यहाँ पे देखो रिवर कैसे स्मॉल स्मॉल रिवर यहाँ पे ज्वाइन कर रही है, ये भी ज्वाइन कर रहे हैं, ये मेन स्ट्रीम है और इसको एक इरेगुलर शेप में रिवर ज्वाइन कर रही है इसको, ठीक है। यहाँ पे वेंस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, नस भी हमारा ऐसा ही देखने को मिलता है। और ये कैसा पैटर्न है, डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग गेटवेज सिटी इज आर करेक्ट। तो गेटवे सिटी कौन होता है, सिटी हुज फिजिकल लोकेशन मेक इट ए लिंक बिटवीन वन कंट्री एंड अदर और बिटवीन वन रीजन एंड अनदर, ठीक है। ये बात सही है कि गेटवे सिटीज़ के रूप में बेसिकली क्या है कि ये लिंक का काम करता है। तो एक फिजिकल लोकेशन को, ए सिटी हुज फिजिकल लोकेशन मेक इट ए लिंक बिटवीन वन कंट्री एंड अदर और बिटवीन वन रीजन और अदर, ये बात बिल्कुल सही है। ए गेटवे सिटी exercises control over a large area because it commands the entry and exit rights and powers for a particular country or region, ये भी बात सही है। Most gateway cities are ports, many of which were formerly administrative centers for a colonial government, ये भी बात ठीक है। बेसिकली कोस्टल इलाका या फिर मेन सेंटर जो होते हैं वो गेटवे सिटी के रूप में काम करते हैं। जैसे दिल्ली के लिए आप देखोगे जो एनसीआर वाले रीजन बोलते हैं, नोएडा बोल दो, ठीक है, या फिर उधर फरीदाबाद बोल दो, तो ये सब सारे जो है गेटवे सिटीज़ के रूप में है, जो एक सिटीज़ को दूसरे सिटी से कनेक्ट करते हैं। या फिर कोस्टल टाउन बोल दो, जैसे कि कोई भी कोस्टल इलाका ले लो, वहाँ से एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्ट करता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो फीचर है किसके, गेटवे सिटी के। और राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही डेफिनेशन दिया हुआ, कुछ खास नहीं दिया हुआ। नाउ 80 नंबर देखोगे, 80 नंबर में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइसकेप क्लाइमेट इज करेक्ट। तो कह रहे हैं कि इन द कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन द आइसकेप क्लाइमेट, कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में आइसकेप क्लाइमेट को इज सिग्निफाइड बाय द लेटर EF, ठीक है। इट इज द अर्थ मस्ट सीवियर क्लाइमेट वेयर द मीन मंथली टेम्परेचर इज नेवर अबव 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन द पीर पांजल रेंज एंड द ग्रेट हिमालयाज। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि नेवर अबव द 0 डिग्री सेल्सियस। मुझे ये वाली चीज़ें गलत लग रही है, क्योंकि पीर पांजल रेंज और ग्रेट हिमालय इतना कोल्डर रीजन नहीं है जहाँ पे टेम्परेचर कभी भी, नेवर कह रहा है, नेवर अबव द 0 डिग्री सेल्सियस, ये बात गलत है। अब ना ये सिर्फ आइसकैप क्लाइमेट है, तो यहाँ पे ये इसको जस्टिफाई कर रहा है सेकंड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल करेक्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है, एक दूसरे से मतलब कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दिख रहा है, बट थर्ड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल बात गलत है। यहाँ पे अगर आर्कटिक बोलता, ठीक है, या फिर अंटार्कटिका बोलता, अंटार्कटिका, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता इस कोपल क्लासिफिकेशन के लिए। अब हमें याद क्या रखना है, याद हमें EF दिखना है कि EF जो लेटर है वो आइस क्लाइमेट का सिग्निफाई करता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जहाँ पे आपको B देखे कोपन क्लासिफिकेशन में, तो B आइदर एरिड टाइप या डेजर्ट वाले एरिया को डिनोट करेगा। तो कभी भी B दिखेगा वो शॉर्ट फॉर्म में, तो वो कैसे दिखेगा, आइदर वो एरिड क्लाइमेट को डिनोट करेगा या फिर डेजर्टी टाइप ऑफ क्लाइमेट को डिनोट करेगा। वैसे ही EF जहाँ पे दिखे वो आइस को डिनोट करेगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन इसका B हो गया। यहाँ पे देखो जैसे EF ये कहाँ पे दिखा आपको, ये देखो ये सबसे ग्रीनलैंड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये देखने को मिल सकता है कि EF टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है
वो कहाँ पे मिलता है, तो ग्रीनलैंड में। या ग्रीनलैंड में कौन से टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा, तो ईएफ टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे BW डेजर्टी वाला मैंने बताया था, सावाना रीजन, यहाँ पे BW टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये देखो BW टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट। यहाँ पे क्या होता है, ईएफ टाइप ऑफ क्लाइमेट में कभी भी आपको अबव 0 डिग्री नहीं जाता है। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसोलेशन इज आर करेक्ट। Insolation is predominantly short wave radiation with wavelength in range of 0.39 माइक्रोमीटर टू 0.76 माइक्रोमीटर। ओके, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये इंसोलेशन कैसा होता है, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है। ये याद रखना कि इंसोलेशन जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन है। वेयर एज इंसोलेशन इज इवेंटुअली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द अर्थ बिकॉज ऑफ अर्थ कर्व सरफेस। ये ऐसा नहीं है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये अनइवन है। इक्वेटर पे बहुत कम इंसोलेशन देखने को मिलता है, ठीक है, और ट्रॉपिक्स पे मैक्सिमम आपको इंसुलेशन देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है सिर्फ, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि ये इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे यही देखने को मिलेगा कि इंसुलेशन इज प्रीडोमिनेटली शॉर्ट वेव रेडिएशन, वेवलेंथ जो है 0.39 टू 0.76 माइक्रोमीटर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन ड्यू टू, यहाँ पे देखो अनइवन है ड्यू टू अर्थ कर्व सरफेस। ओके, नाउ 83 नंबर देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर meanders इज आर करेक्ट। इट इज a U-shaped bend in a river, right? It extremely tight meander is called a geosnakes. It is likely to become a cutoff and oxbolic after a flood. तो देखो ये स्टेटमेंट जो है U-shaped meanders के बारे में, U-shaped bend in a river देखने को मिलता है बिल्कुल ऐसे टाइप में, ठीक है। ये क्या होता है, जियो स्नेक टाइप का फीचर दिखता है, ये भी बात सही है। टेक्टोनिक अपलिफ्ट कैन कॉज ए रिवर टू कंटिन्यू डाउन कटिंग अलॉन्ग इट्स मियंडरिंग कोर्स प्रोड्यूसिंग इंसाइज्ड और इंट्रेंस्ड मियंडर, ये भी बात सही है। तो तीनों स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। यहाँ पे पिक्टोरियल देखो, पहले तो जियो स्नेक मियंडर्स होते हैं, फिर क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये वाला दोनों पास आ गए ना, यहाँ पे फिर ये क्लोज हो जाएंगे और ये ओवरऑल कट हो जाएगा और यहाँ से ये ऑक्सबोलिक का फॉर्मेशन कर देगा। इंसाइज्ड मियंडर समटाइम्स जो है टेक्टोनिक अपलिफ्ट की वजह से भी देखने को मिलता है, ठीक है। हाउ कैन वन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन ए पार्टिकुलर डे एट ए गिवन प्लेस। अब 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे, हाउ कैन वन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन ए पार्टिकुलर डे एट ए गिवन प्लेस। तो ये है कि इफ़ बोथ टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आर गिवन, तब हम जब टेम्परेचर भी दिया हो और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी दिया हो तब हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, ठीक है, ऑन ए पार्टिकुलर डे। तो ये सी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय कैपेसिटी एट टेम्परेचर इनटू 100, दिस गिव्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, व्हाट डज BW स्टैंड्स फॉर एज पर द कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको दिखाया है कि BW कोपन क्लासिफिकेशन में क्या डिनोट करता है। तो जहाँ पे भी ऑप्शन बी दिखे कोपन क्लाइमेट में, तो वो डेजर्टी या एरी टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन में डेजर्ट कहाँ पे है, तो बी में है डेजर्ट क्लाइमेट, राइट आंसर इसका है, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे बता दिया है। और एक याद रखना मैपिंग के हिसाब से कि BW कहाँ पे देखने को मिलेगा, सवाना में मिलेगा, सऊदी अरबिया वाला रीजन जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो इलाका है चाइना वाला, गोबी डेजर्ट, ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा और यहाँ पे बोत्सवाना नामीबिया वाले बेल्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 88 नंबर जो है ये क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल वाटरवे 2 सिचुएटेड। नेशनल वाटरवे 2 सिचुएटेड है कहाँ पे, तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, और कौन कौन से इलाके को कनेक्ट करता है, सादिया और धुबरी को कनेक्ट करता है। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, सो याद कर लेना इस बार के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ गंगा जो है, इस गंगा पे वाटरवे 1 है और ये किसको कनेक्ट करता है, हल्दिया और प्रयागराज को कनेक्ट करता है। वेस्ट कोस्ट कैनाल जो है ये अपना नेशनल वाटरवे 3rd है, वेस्ट कोस्ट कैनाल। यहाँ पे ध्यान रखना क्या कह रहा है कि वेस्ट कोस्ट कैनाल, और ये किसको कनेक्ट करता है, कोट्टापुरम को कोल्लम से कनेक्ट करता है।
नाउ गोदावरी और कृष्णा पे कौन सा है नेशनल वाटरवे, 4 है गोदावरी और कृष्णा पे, और ये किसको कनेक्ट करता है, काकीनाडा को पुडुचेरी से कनेक्ट करता है। ये कौन सा है नेशनल वाटरवे 4। 89 नंबर जो है, व्हाट इज कल्चरलेबल वेस्टलैंड, ये क्या होता है कि लैंड दैट हैज़ बीन लेफ्ट फैलो इन लास्ट 4 ईयर्स, ये बात गलत है। यहाँ पे लैंड दैट हैज़ बीन लेफ्ट फैलो बिटवीन 1 and 2 ईयर्स, ये भी गलत है। यहाँ पे लेफ्ट फैलो फॉर लेस देन 1 ईयर्स, ये भी गलत है। यहाँ पे जो मोर देन 5 ईयर्स बोले ना, ये है कल्चरलेबल वेस्टलैंड। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका डी है। यहाँ पे देखो 0 से 1 के बीच में इसको करंट फैलो बोलते हैं, ये 1 to 5 बीच में आता है, और कल्चरलेबल वेस्टलैंड जो है 5 से ज़्यादा हो उसको बोलते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे कल्टीवेशन 5 साल से हुआ ही नहीं है। नाउ 90 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी फॉर ऑल लोकेशन ऑन अर्थ सरफेस इज द सेम। एंगुलर वेलोसिटी ऑल लोकेशन के लिए कह रहा है कि सेम है अर्थ सरफेस पे, वाइल जो लीनियर है, लीनियर वेलोसिटी वो वेरीज करता है। ओके, ये स्टेटमेंट ट्रू है दो, कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सबके लिए सेम होता है, और लीनियर वेलोसिटी जो है वो वेरीज करता है। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी जो है ये मैक्सिमम होता है कहाँ पे, इक्वेटर पे, और मिनिमम कहाँ पे होता है, ये पोल पे होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जब हम लोग एक लट्टू है, लट्टू को नचाते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि ऐसे लट्टू है, एक पिन शेप्ड में है, और ये इसका फ्लैट बेस है ऐसे, तो सबसे ज़्यादा रोटेशन आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला इलाका में काफ़ी ज़्यादा, मतलब रोटेट तो सारे करते हैं बट मिडिल में उसका फील ज़्यादा होगा, जबकि इसके पीक और सेंटर पे, पीक पे दोनों एंड पे वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। ठीक है, वही कह रहे हैं कि लीनियर वेलोसिटी जो है मैक्सिमम कहाँ पे है, इक्वेटर पे है, और मिनिमम कहाँ पे है, पोल पे है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो दोनों स्टेटमेंट इसका ट्रू है। यहाँ पे पिक्टोरियली समझते हैं, ये देखो PYQ NDA के फर्स्ट पेपर हुआ था 2022 का, वहाँ पे ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नाउ प्लेनेटरी मोशन वेलोसिटी वेक्टर से देखो कि लीनियर वेलोसिटी 0 है इसका, लीनियर वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी 0 कहाँ पे है, पोल पे है, और इक्वेटर पे कहाँ पे है, इक्वेटर पे लीनियर वेलोसिटी मैक्सिमम है। एंगुलर वेलोसिटी हर जगह का सेम होता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ओके, तो आज का हमने देख लिया है। अगर आपको देखना है कि ये जो 90 नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा है कि PYQ NDA 1 के 2022 में आया हुआ है और ये कहाँ पे है, तो वेट फॉर ए सेकंड, मैं अभी इसको दिखा। यहाँ देखो आप कि ये जो है ज्योग्राफी के सारे PYQ हैं, CAPF CDS CAPF के आप देख सकते हो, यहाँ पे CDS के देख सकते हो, और ये है NDA का। राइट, विल स्टार्ट वेरी सुन ऑल द पेपर 1 by 1। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे 2022 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें। ओके, अब यहाँ पे देखो ये है 2022 का सेकंड पेपर। यहाँ पे आपको मैं क्या दिखाता हूँ, लीनियर वेलोसिटी के बारे में। राइट, यहाँ पे देखो 70 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन जो है, 170 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनहेबिटेंट्स आर अनअवेयर ऑफ द स्पीड्स ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेनेट अर्थ बिकॉज जो एंगुलर वेलोसिटी है इज कांस्टेंट फॉर ईच प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट आप देखे रहते हैं कि ये करेक्ट है, तो आप प्रीवियस स्टेटमेंट को ऑलरेडी वहाँ पे जो CDS में पूछा हुआ था 2024 में, उसको आप करेक्ट कर लेते कि यहाँ पे ये आंसर सही है। सेकेंड, एटमोसफेयर रोटेट्स विद द अर्थ। ओके, देयर इज नो नियर बाई ऑब्जेक्ट इधर स्टेशनरी और मूविंग एट द रेट डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ अर्थ, ये भी स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट के बेसिस पर वहाँ पे आप देख सकते थे कि ये आंसर करेक्ट होता कि नहीं। तो ऐसे आपको PYQ ट्रेस करना है। सम स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, और सम स्टेटमेंट जो है वहाँ पे आपको सेल्फ गेस करना है या अंडरस्टैंड करना है, इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। धीरे धीरे हम लोग सारे पेपर्स को करेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख लो एक कलेक्शन ऑफ PYQ है, विल स्टार्ट वेरी सुन एंड विल कवर ऑल विदाउट स्किपिंग एनी सिंगल इवेंट और एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।